यात्रा का स्वागत और समर्थन किया। साथियों, देश के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो रहे, देश की परिस्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो रही। अगर आप देश के पटल पर निगाह दौड़ाओ तो जो देश की बहुसंख्यक आबादी है, चाहे वो ओबीसी के लोग हों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे शेड्यूल ट्राइब के लोग हों या अलग अलग माइनॉरिटीज के लोग, उन सभी के साथ में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके हक अधिकार खत्म किए जाए। अगर आप शेड्यूल कास्ट की बात करो तो कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जा रहा है, कहीं जय भीम बोलने की वजह से हत्या हो जा रही है। राजस्थान में एक बच्चे की हत्या इसलिए कर दी गई कि उसने ब्राह्मण जो शिक्षक था उसके बच्चे का पानी पी लिया था, इसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। इतना बड़ा जुर्म है। आज़ादी के 75 साल में इतनी बड़ी ज्यादती है शेड्यूल कास्ट के लोगों पर हो रही है। आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है, दूर किया जा रहा है और उस जगह को अडानी और अंबानी को देने की कोशिश की जा रही है। आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। अलग अलग माइनॉरिटीज के लोग जैसे दलित माइनॉरिटी हो, बड़े बड़े दलित लोग। अगर आप बोध गया जाओ, बिहार में बोध गया जाओ जहाँ भी तुमको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वहाँ ब्राह्मणों का कब्जा है। मेरा घर अयोध्या पड़ता है, जिसको साकेत का प्रदेश, मगर वहाँ मंदिर बना रहे हैं, ब्राह्मणों का कब्जा है। तो ये जो स्थिति है देश भर में, जो बड़े बड़े ऐतिहासिक स्थल है उस पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। जो ओबीसी के लोग हैं वो भी पूर्व के बुद्धिस्ट लोग ही हैं, कोई अलग लोग नहीं है, वो भी बुद्धिस्ट लोग हैं। हमारे पूर्वज भी बुद्धिस्ट थे। अगर आप उत्तर भारत में जाओगे, क्योंकि बुद्ध तो उत्तर भारत में पैदा हुए, जब आप उत्तर भारत में जाओगे तो उत्तर भारत का ओबीसी अपने को बुद्ध से जोड़ता है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि जो बुद्धिस्टों की विरासत है वो जो आज की तारीख में बुद्धिस्ट है, केवल उनकी विरासत नहीं है, बल्कि ये गौरवशाली विरासत इस देश के तमाम मूल निवासियों की विरासत है। मगर आज उस पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। ये भी एक बड़ा संकट है देश के। ये भी हो रहा है। मुसलमान बहुत बड़ी माइनॉरिटी है, तो आप देखते होंगे रोज मॉब लिंचिंग होती है, कहीं भी चौराहे पर मुसलमान को पीट दिया जाता है। यहाँ एक भी मुसलमान नहीं होगा, फिर भी मैं रोज मुसलमान की बात करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि ये जो लड़ाई है ये ओबीसी की यात्रा जरूर है, मगर ये जो लड़ाई है ये इंसाफ की लड़ाई है। सबके साथ में इंसाफ होना चाहिए। जिसके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है उन सब के साथ में न्याय होना चाहिए। मुसलमानों पर भी हमले हो रहे हैं, मुसलमानों पर भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, क्रिश्चियनों की चर्चें को जलाया जा रहा है, सिखों के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो देश में 90% से ज्यादा जो लोग हैं उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। आप महिलाओं की बात ले लो, आप प्रतिदिन अखबार पढ़ो, टीवी देखो, महिलाओं के ऊपर प्रतिदिन अन्याय हो रहा है। 50% आबादी है महिलाओं की, आधी आबादी है, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं देश में, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी डिग्री ले लिया, उनके पास रोजगार नहीं है। सवाल ये है आप देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? जो चलाने वाले लोग हैं वो देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? एक तरफ आजादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, आजादी मिल गई इसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, आजादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ देश की बहुसंख्यक आबादी को गुलाम बनाकर रखा है। उन आबादी में ओबीसी एक बहुत बड़ी आबादी है, आधे से भी 50% से 2% ज्यादा, मतलब 52%। ओबीसी कितना थोड़ा मराठी में हम लोग परसेंट बोलते हैं, आप लोग टक्का बोलते हैं, तो 101 दिन में हम भी मराठी सीख जाएंगे, थोड़ा हम लोग के साथ रहते रहते सीख जाएंगे। तो 52% ओबीसी, 52% ओबीसी को कितना रिजर्वेशन है? 27% है। 52 को 52 मिलना चाहिए था। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है कि जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
इसके आधार पर शेड्यूल कास्ट की जितनी जनसंख्या थी उतना रिजर्वेशन मिला, शेड्यूल ट्राइब की जितनी जनसंख्या थी उतना रिजर्वेशन मिला, तो ओबीसी की जितनी जनसंख्या है उतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, मगर आज तक नहीं मिला। कौन लोग हैं जो ओबीसी को रिजर्वेशन देना नहीं चाहते? क्या शेड्यूल कास्ट के लोगों की सरकार है वो नहीं देना चाहते? क्या शेड्यूल ट्राइब के लोगों की सरकार है वो नहीं देना चाहते? क्या मुसलमानों की सरकार है वो नहीं देना चाहते? इनकी तो सरकार ही नहीं है, इनकी तो गवर्नमेंट ही नहीं है, ये तो रोक नहीं रहे हैं, मगर ओबीसी को लड़ाया ही नहीं किया। जो नहीं रोक रहा है ओबीसी को 52% मिलना चाहिए, उसको ही लड़ाया जा रहा है, उससे ही ओबीसी को लड़ाया जा रहा है। ओबीसी के लोगों को कभी शेड्यूल कास्ट से, कभी शेड्यूल ट्राइब से, कभी मुसलमान से, कभी सिख से, कभी क्रिश्चियन से, इनसे ही लड़ाया जा रहा है। ओबीसी को समझने की जरूरत है कि हमें किससे लड़ना है और किससे नहीं लड़ना है, किससे लड़ना है और किससे नहीं लड़ना है, कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। दोस्त हमारा कौन और दुश्मन हमारा? दोस्त कौन है हमारा? जो इस लड़ाई में हमारा सहयोग कर सकता है वो हमारा दोस्त, और जो इस लड़ाई में हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, विरोध कर रहा है, वो दुश्मन। तो विरोध कौन कर रहा है? ओबीसी को 52% मिलना चाहिए, ओबीसी की जाति निहाय गिनती होनी चाहिए, इसका विरोध शेड्यूल कास्ट नहीं कर रहा है, शेड्यूल ट्राइब नहीं कर रहा है, माइनॉरिटी नहीं कर रहा है, बल्कि ये समर्थन विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि ये समर्थन कर रहा है। शेड्यूल कास्ट समर्थन कर रहा है, शेड्यूल ट्राइब समर्थन कर रहा है, माइनॉरिटी समर्थन कर रहा है, बहुत बढ़िया। विरोध कौन कर रहा है? जब ये सब समर्थन कर रहा है तो विरोध कौन कर रहा है? विरोध 3.5% के ब्राह्मण कर रहे हैं। जब 3.5% के ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं और आजादी के 75 साल में 3.5% के ब्राह्मणों का ही राज रहा, 75 साल में एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं है ना? क्या एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं है? 15% आबादी है, ब्राह्मणों का तो 5 गुना ज्यादा है, ब्राह्मण 3%, शेड्यूल कास्ट 15%, तो ब्राह्मणों का 5 गुना ज्यादा शेड्यूल कास्ट है, बनना चाहिए था। अगर आज एक भी शेड्यूल ट्राइब का आदमी केवल नहीं दिख सकता, ब्राह्मणों का 2 गुना से ज्यादा है, एक भी शेड्यूल ट्राइब का आदमी नहीं बना। मुसलमान, उसको माइनॉरिटी बोला जाता है, मगर वो 15% देश में है, तो ब्राह्मणों का 5 गुना ज्यादा मुसलमान है, मगर उसका ओबीसी आधे से 2% ज्यादा, 52%, आधा कितना होता है? 50%, उससे 2% ज्यादा है, मगर उसका एक भी प्रधानमंत्री देश में नहीं बना। अरे देश में जो 85-90% लोग हैं आजाद भारत में, उनका एक प्रधानमंत्री नहीं बना, और हम आपस में लड़ रहे हैं। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है, ये लड़ाई हमारी आपस की लड़ाई नहीं है, खेला कोई और खेल रहा है। जो हमको लड़ाने की कोशिश कर रहा है वो कोई अलग है, जो जिसको बेनिफिट हो रहा है। हमारी आपकी लड़ाई का बेनिफिट किसको होता है? मान लो ओबीसी और बुद्धिस्ट लड़ता है, बेनिफिट किसको? मान लो ओबीसी और माइनॉरिटी लड़ता है तो बेनिफिट किसको होगा? मान लो ओबीसी और आदिवासी लड़ता है तो बेनिफिट किसको होगा? क्या कहा जा रहा है? उनको ना बेनिफिट हो रहा है। अगर बेनिफिट हमको होता या आपको होता, या तो हमारा राज आ गया होता या तो आपका राज आ गया होता। ना हमारी सरकार आई ना आपकी सरकार आई, सरकार और लड़ाई हम आपस में लड़ रहे हैं। तो इस यात्रा के माध्यम से हम ये संदेश दे रहे हैं, आपस में लड़ना बंद, आपस की लड़ाई बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे भी अधिकार जा रहे हैं, हमारे भी अधिकार जा रहे हैं। 75 साल हमारी गिनती नहीं हुई, हमारे अधिकार नहीं मिले, लेकिन निजीकरण में शेड्यूल कास्ट का भी अधिकार खत्म हो जा रहा है, शेड्यूल ट्राइब का भी अधिकार खत्म हो जा रहा है, ओबीसी का भी अधिकार खत्म हो जा रहा है, सबका आरक्षण खत्म हो जा रहा है। तो ये जो वक्त है ये आपस नहीं, ये जो
समय है ये आपस में लड़ने का समय नहीं है, क्योंकि आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम की वजह से वोटों की चोरी हो रही है। तो ये जो सारी साजिश चल रही है, तो इस समय एकजुट होने की जरूरत है। मगर इसमें ओबीसी की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि ओबीसी की संख्या देश में ज्यादा है। चालू हो गया। हेलो, ओबीसी की इस लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका है। ओबीसी की यात्रा क्यों चलाई जा रही? क्योंकि ओबीसी की इस लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि संख्या ज्यादा है। और ये जो ज्यादा संख्या वाला ओबीसी है, इसके घर में भागवत जी जाते हैं, क्या कहते? तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। और एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाए। तो ओबीसी के लोग भागवत जी की बात को मान लेते हैं कि तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, इकट्ठा हो जाते हैं। कहाँ इकट्ठा हो जाते हैं? भागवत जी के पीछे इकट्ठा हो जाते हैं। किस बात के लिए इकट्ठा हो जाते हैं? कि मुसलमानों का देश पर कब्जा नहीं होना चाहिए, इसके लिए इकट्ठा हो जाते। तो भागवत जी सरकार बना लेते, और जब भागवत जी सरकार बना लेते हैं तो ओबीसी के लोग कहते भागवत जी सरकार तो बन गई, हमारी गिनती कर दो थोड़ा। बोलते नहीं नहीं, इसके लिए हिंदू नहीं, अरे वो हमारी सरकार बनाने के लिए हिंदू हो, तुम्हारी गिनती के लिए थोड़ी हिंदू हो। सरकार बनाओ, हमको लाइन लगाकर वोट डालो, इसके लिए हिंदू हो। तो 3 समय पर हम ओबीसी के लोग बहुत बड़े वाले हिंदू रहते हैं। जब वोट डालना हो तो हमसे, हमारे मुकाबले का कोई हिंदू ही नहीं है, लाइन में आगे लगकर वोट डालते हैं, डलवाते हैं। जब चंदा देना हो तब भी देते हैं, सबसे ज्यादा चंदा ओबीसी के लोग देते हैं ब्राह्मणों को। और अगर मुसलमान से लड़ना हो तब तो हम वीआईपी क्लास वाले हिंदू हो जाते हैं। तब केवल हिंदू नहीं होते, ब्राह्मणों से भी बढ़िया वाले हिंदू हो जाते हैं। ब्राह्मण 3 किलोमीटर पीछे रहता है और ओबीसी का आदमी मोर्चे पर रहता है कि लड़ना है। तो लड़ने के समय तो हम हिंदू हैं, और अधिकार के समय हम हिंदू नहीं। लड़ने के समय हिंदू है, अधिकार के समय हिंदू नहीं है, गिनती के लिए हिंदू नहीं है, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी के लिए हिंदू नहीं है, इसके लिए हिंदू नहीं है। अरे शर्म की बात है कि 75 साल में गिनती नहीं हुई, कुत्तों की होती है, जानवरों की होती है, हमारी नहीं हुई। जब मैं बोलता हूँ कुछ ओबीसी के लोग हमको मिलने के लिए आते, वो बोलते पटेल जी बड़ा खराब लगता है जब आप बोलते हैं कि जानवरों की हो रही, हमारी नहीं हो रही, तो बड़ा खराब लगता है। हमने कहा क्यों खराब लगता है? कहा नहीं, थोड़ा अंदर से अपमान लगता है, इतना ज्यादा हम लोग गए गुजरे हो गए। तो हमने कहा इसीलिए तो हम बोलते हैं कि आपको थोड़ा धक्का लगेगा। जब गाड़ी की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको धक्का लगाना पड़ता है, और धक्का लगाने के बाद जब वो चालू हो जाती है फिर चलती रहती है। तो ओबीसी के दिमाग को भी थोड़ा धक्का लगता है, तब उसका मामला आगे बढ़ता है। तो ये धक्का लगाने के लिए मैं तो ओबीसी के लोगों को ये भी पूछता हूँ, दुनिया में कितने अजूबे? तो कहते हैं दुनिया में 7 अजूबे। तो हमने कहा अपनी तरफ नहीं देखा क्या? तो बोलते अपनी तरफ देखने का क्या मतलब है? हमने कहा 8वें हम खुद ही। भारत देश का ओबीसी दुनिया का 8वां अजूबा है। बोले ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? हमने कहा ऐसा इसलिए कह रहा हूं, लोकतंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको वोट का अधिकार दे दिया, और 1 वोट 1 वैल्यू। मतलब भागवत जी भी वोट डालेंगे तो 1 ही गिना जाएगा, और पटेल जी वोट डालेंगे तो भी 1 गिना जाएगा, पाल जी वोट डालेंगे तो भी 1 गिना जाएगा। मतलब 1 वोट की 1 ही वैल्यू है, चाहे भागवत जी का हो चाहे हमारा हो। तो हमारी संख्या 2% ज्यादा है, आधे से 2% ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? जब हमारी इतनी बड़ी संख्या है और देश में लोकतंत्र है, तो हम
जिसकी सरकार चाहे बना सकते हैं और जिसकी सरकार चाहे हटा सकते हैं, इतना बड़ा ओबीसी का मामला है। मगर 75 साल में हमको सड़कों पर घूम के रोना पड़ रहा है, हमारी गिनती ही नहीं हो रही। तो दुनिया के 8वें अजूबे से हम कोई कम है क्या? और ये हम इसलिए बता रहे हैं कि हम ज्यादा दिन तक ये बने नहीं रहना चाहते 8वां अजूबा। ये हम ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहते, इसलिए ये यात्रा हम लोग चला रहे हैं हमारे लोगों को जागृत करने के लिए। क्योंकि लोकतंत्र में बोली नहीं चलती, बोली चलती, और जिसको अपनी बोली बोलना आता है वो हुक्मरान हो जाता है, उसकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हम अपनी बोली नहीं बोलते, हम अपने मुंह से भागवत जी की बोली बोलते। हमें अपनी बोली बोलना चाहिए अपने मुंह से, लेकिन भागवत जी की बोली बोलते हैं। तो हमने सोचा ऐसा क्यों होता है कि ओबीसी के लोग अपनी बोली नहीं बोलते, ब्राह्मण की बोली अपने मुंह से बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो हमें सोचते सोचते पता चला कि ओबीसी की अपनी बोली क्या है ये ओबीसी को पता ही नहीं है, तो क्या करें? जब उसे पता होगा कि हमारी अपनी बोली क्या है फिर वो अपनी बोली बोलेगा। अब उसे पता नहीं उसकी अपनी बोली क्या है, जब उसे पता नहीं है तो वो भागवत जी उसको सुनाते हैं और भागवत जी की सुनता है, भागवत जी की बोलता है। तो हमने सोचा कि अब अपनी बोली हम ही अपने लोगों को सुनाएं। तो हमारे लोग अपनी बोली बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि हमारी बोली क्या है और हमारी बोली क्या है। जो बोली फूले की है, साहू की है, अम्बेडकर की है, वही हमारी बोली है, उसी से हमारा कल्याण होगा। जो उनकी विचारधारा है उसी विचारधारा से कल्याण होगा। देश में ब्राह्मणों ने जो फूले साहू अम्बेडकर पेरियार का मूवमेंट चला उसको कहा यह दलित मूवमेंट है, कहा दलित मूवमेंट है, दलित साहित्य है। तो ओबीसी के लोग दलित है, हट गए। तो ये ब्राह्मण जानते हैं कि अगर फूले साहू अम्बेडकर पेरियार ओबीसी में पहुंच गए तो ब्राह्मणों के पीछे कौन घूमेगा? क्योंकि ये मूवमेंट तो ब्राह्मणवाद के और ब्राह्मणों के खिलाफ चला, तो ब्राह्मणों के पीछे ओबीसी नहीं जाएगा। और ब्राह्मणों के पीछे अगर 52% ओबीसी नहीं जाएगा तो ब्राह्मण राजा नहीं बन सकता है। 52% ओबीसी की वजह से ब्राह्मण राजा बना है। तो अगर आज ब्राह्मणों को ऑक्सीजन मिल रही है तो ऑक्सीजन देने का काम ओबीसी कर रहा है। अगर ऑक्सीजन की नली काटना है तो ओबीसी को जगाना होगा। हमारे लोग नारा लगाते हैं ओबीसी शेर है पर जगने की देर है। तो हमने कहा थोड़ा सा चेंज कर लो इसमें। बोले थोड़ा सा क्या चेंज करना है? तो हमने कहा थोड़ा ये चेंज कर लो कि ओबीसी शेर है और जगाने की देर है। क्योंकि जगने की देर है तो अपने आप तो जगेगा नहीं, उसको जगाना पड़ेगा। तो जगाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा चल रही है। पूरे देश भर में हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी जगाने के लिए ये यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी अपने को ओबीसी कहते हैं, जानवरों की गिनती कर रहे हैं, ओबीसी की गिनती नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मोदी जी मुख नहीं है, मुखौटा है। आरएसएस के ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर किसी ब्राह्मण को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए, ओबीसी वोट नहीं देगा तो प्रधानमंत्री बन नहीं पाएगा, सरकार बन नहीं पाएगी। तो ओबीसी के आदमी को मुखौटा बनाया, आगे किया और ओबीसी के आदमी को आगे करके ओबीसी का वोट ले लिया। और वोट लेने के बाद में सारा काम पीछे से आरएसएस के ब्राह्मण कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी ने 8 साल में ब्राह्मणों ने उनको कहा तुम गंगा आरती तुमको करना है, जितना देर करना है करो। एक पैर पर खड़े होकर के करना है तो एक पैर पर खड़े होके करो, 2 पैर पे खड़े होके करना है तो 2 पैर पे खड़े होके करो। भाषण तुमको जितना करना है करते रहो। और इससे भी तुम्हारी मन की बात पूरी नहीं होती तो मन की बात करना है तो रेडियो पर आकर मन की बात करो, मगर ओबीसी की बात मत करना। तो आरएसएस के ब्राह्मणों ने मोदी को ओबीसी की बात करने से रोका हुआ है।
इसलिए ओबीसी समाज को खड़ा होने की जरूरत है, अपने हक अधिकार के आंदोलन को चलाने की जरूरत है। इस देश में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मगर ये संख्या कैसे तय होगी और हिस्सा कैसे मिलेगा जब गिनती ही नहीं है? तो गिनती पर इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, ये समझने की बात है। क्योंकि गिनती होगी तब आंकड़े आएंगे तब योजना बनेगी। कहते सबका साथ सबका विकास, साथ तो दे दिया हमने, अब विकास का नंबर आया तो हम कहते विकास करो, बजट में हमको हिस्सा दो, तो वो कहते हैं डाटा नहीं तुम्हारा। हम कहते हैं बजट में हमको हिस्सा दो, वो कहते तुम्हारे आंकड़े नहीं है। अभी निकाय चुनाव में महाराष्ट्र में भी आरक्षण की वजह से चुनाव रुके हुए, यूपी में भी रुके हुए और कई राज्यों में रुके हुए। क्यों? क्योंकि ओबीसी का डाटा नहीं। डाटा कैसे आएगा? गिनती से। जब हम सरकार को कहते हमें अधिकार दो तो कहती तुम्हारा डाटा नहीं है, जब हम कहते गिनती कर लो तो कहती गिनती कर नहीं सकते। मामला कोर्ट जाता है, कोर्ट कहता है डाटा नहीं है। हम कहते सरकार को आदेश दे दो कि हमारी गिनती कर ले, तो वो कहते हैं हम आदेश दे नहीं सकते। तो ये सारा जो झंझट फंसा हुआ है ये गिनती की वजह से फंसा हुआ है। और जो लोग विकास 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 दिन भर बोलते रहते हैं, अभी चुनाव रुका हुआ है तो विकास कैसे होगा? चुनाव रुका हुआ है तो विकास कैसे होगा? अरे गडकरी जी की सड़कों पर तो मैं घूम रहा हूँ, देश भर में दावा करते अच्छी सड़कें देने का। अरे उनके क्षेत्र की सड़कें अच्छी नहीं है। घूम रहा हूँ, देश भर में वो दावा करते हैं कि अच्छी सड़कें दे रहे हैं। अरे यही की सड़कें अच्छी नहीं है, उनके क्षेत्र की सड़कें ही अच्छी नहीं है, दूसरी जगह का दावा कर रहे हैं। तो साथियों, इस देश में विकास 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 करके देश का सत्यानाश करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास का नारा बदल गया है। सबका साथ अडानी अंबानी का विकास, बाकी सबका सत्यानाश, ये नारा चल रहा है। देश पूंजीपतियों के हाथों में जा रहा है। मोदी जी 2014 में कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, अभी मन ही मन कसम खा लिया देश नहीं बचने दूंगा। एक एक चीज अडानी अंबानी को दे रहे, निजीकरण हो रहा है और आरक्षण की रोक। चर्चा निजीकरण की हो रही है, 0 SC ST OBC का आरक्षण हो रहा है। इसलिए हमने ये भी मुद्दा बनाया कि निजी क्षेत्र में भी SC ST OBC को आरक्षण मिले। और इतना सारा कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वो कहते हैं अरे तुम नाराज हो जाओगे, 90% लोग नाराज हो जाओ, क्या कर लोगे? तो नाराज लोग कहते वोट नहीं देंगे, कहते मत देना, वोट नहीं दोगे ना मत देना, EVM से तुम्हारा वोट हम ले लेंगे, तुम मत देना हम ले लेंगे। अभी चुनाव आयोग ने कहा अब आप बॉम्बे रहते हो, आपका वोट नागपुर में है तो आपको बॉम्बे से नागपुर आने की जरूरत नहीं है, बॉम्बे से ही आपका वोट नागपुर पहुंच जाए। ये घोटाले पर महाघोटाला करने की तैयारी हो रही है। तो घोटाला हो ही रहा था, एक घोटाले से और बड़ा घोटाला करने की तैयारी चल रही है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई को देश में हम लोग लड़ रहे हैं। आप लोग इस लड़ाई में साथ सहयोग देंगे, ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है। और आप